अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब और डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर विन इस चैनल पे। मकसद सिर्फ एक ही है कि बेहतरी हो पूरी इंसानियत की, हम पाकिस्तानियों की। और अगर हम पाकिस्तानी फिट फाट होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा प्यारा मुल्क जिसने क़यामत तक रहना है वो भी फिट और हिट होगा। आप भी, हम भी, सब मिलके अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा डालें। आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट, एक बीमारी है उसके बारे में। अब ये क्या है, कैसे है, ये आपको पता है कि हमेशा की तरह डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना हमें गाइड करते हैं, जानकारी देते हैं और आपको घर बैठे बहुत सी चीज़ों का इल्म हो जाता है जो फीस पे करने के बाद भी नहीं हो पाती चीज़ें। रियली ये आलम है। हॉस्पिटल्स देखें भरे पड़े हैं। अल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाए। और वहाँ डॉक्टरों के पास टाइम ही नहीं है, क्या करे वो बेचारा, क्योंकि एक के पीछे एक होता है तो वो इतना टाइम दे भी नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि घर बैठे बेहतरीन जानकारी विदाउट पेइंग एनीथिंग, विदाउट मूविंग, चाय की सिप लेते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। सलाम साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह खैर से रखे आपको, आमीन। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाअल्लाह। जैसा कि हनीफ मोहम्मद साहब ने कहा कि नार्सिसिस्ट पे बात होगी और नार्सिसिस्ट क्या है हम बताएंगे आपको। लेकिन क्योंकि आज सैटरडे का दिन है और रात के 9 बजे आप हमें देखते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं उनका थैंक्स। और थैंक्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहेंगे कि अगर आप इसको शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं मज़ीद, तो अच्छी बात। लोगों तक पहुंचाना ये भी सदका जारिया है, इसके लिए भी हम आपको थैंक्स कहेंगे। क्या बात है जी, ये शोभा इनका है, बताना कितने बजे क्या कैसे। देखिए बेसिकली ये प्रोग्राम में कोई होस्ट है ही नहीं, मतलब सारी जानकारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन डॉक्टर्स को बहुत इज़्ज़त दे, सेहत दे, बेलौस आके बताते हैं। और मैं बस कोशिश करता हूँ कि इनसे बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन निकलवा के आप तक पहुँचाया जाए। अब ये बीमारी क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम के दौरान आपको बताते रहेंगे हम। इन द मीन टाइम आप नोट भी कर लिया करें ताकि, और बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कहे, देखें अच्छी बात को आगे बढ़ाना नो डाउट सदका जारिया है। जब तक ये बात आगे बढ़ती रहेगी हम सबको हिस्सा मिलता रहेगा। तो अच्छी बातों को बिल्कुल आगे बढ़ाएं आप। और ये ऑथेंटिक बातें होती हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि इन बातों को लेके आप घर में ना बैठ जाएं। कोई अगर इशू आता है खुदा ना खासा तो अपने डॉक्टर से आप रब्ता करें, ये आप याद रखिएगा। और हमेशा कहती हैं डॉक्टर साहिबा भी और डॉक्टर साहब भी कि आप डॉक्टर से रब्ता करें। हमारी बातें सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देना होता है ताकि आप एहतियात करें और डॉक्टर के पास चले जाएं। जी डॉक्टर साहिबा जी, बड़ा एक यूनिक सा टॉपिक दिया है, नार्सिसिस्ट। जी ये टॉपिक दिया है डॉक्टर साहब ने, नार्सिसिस्ट, क्योंकि ये इनका फेवरेट टॉपिक है। और दूसरी चीज़ ये है कि नार्सिसिस्ट, अभी हम इसमें बताएंगे, खुद पसंदी जिसे आम ज़बान में कहा जाता है। और ये बड़ी तादाद में जो है लोग इसके शिकार होते हैं। और एक ख़ास चीज़ ये है कि हर चीज़ में हम बोलते हैं कि फ़ीमेल जो है वो उसका करियर बनती हैं जितने वायरल इन्फेक्शन, लेकिन इसमें ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मेल्स में एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ये एक्चुअली नार्सिसिस्ट जो है वो मेंटल डिसऑर्डर है। और असल में होता क्या है कि हर आदमी, अगर हम 3 या 4 लोग बैठे होंगे, जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो हर आदमी ये सोचेगा ये सारी चीज़ें हम में भी हो सकती हैं, ये तो हम में भी हैं, ये तो हमारे भाई में भी हैं, हमारी बहन में भी हैं, हमारी माँ में भी हैं, अपने शौहर बीवी, हर एक हमें नार्सिसिस्ट लगेगा। लेकिन इसी चीज़ को, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी एक है जिसके अंदर जो है डिफरेंट क्राइटेरिया दिए जाते हैं। उसके मुताबिक DSM-5 एक क्राइटेरिया है जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिप्रेशन की बात करते हैं तो ऐसे डिप्रेशन के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है। यानी कि आपको गिल्टी फीलिंग आती है, लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ एपिटाइट है, लो सेल्फ स्टीम, अगर ये 4-5 चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। बिल्कुल इसी तरह नार्सिसिस्ट में भी कुछ DSM-5 का क्राइटेरिया है। अगर ये कुछ चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो वो आप डायग्नोज किया जाता है कि आप किस चीज़ का, इन चीज़ों का शिकार हैं। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं 1 बाय 1 जो है आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, एक बात आपने कही कि हमेशा आपने कहा है कि बीमारियों में या बीमारियां फीमेल से ज़्यादा आती हैं।
लेकिन यहाँ मर्दों के ऊपर है मेंटल डिसऑर्डर। अब डॉक्टर साहब देखें, मेंटल डिसऑर्डर तो हो ही जाएगा ना, अगर मतलब बार बार छेड़ा जाए, बोला जाए, कहा जाए, तो ऐसा होता है डॉक्टर साहब? देखिए, मर्दों में और औरतों की बात नहीं है, बात यह है कि इस वक्त ये दुनिया में जो नार्सिसिज्म है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसकी वजह हमारा सोशल मीडिया भी है, हमारी फैमिली से अलग हो जाना भी है। फैमिली जो जॉइंट फैमिली के साथ लोग थे, वैल्यूज़ थी, एक दूसरे की बात सुनते थे, उसकी वजह से पूरी तरबियत होती थी, माहौल अच्छा होता था, घर का भी और बाहर का भी। अब आप देखेंगे, आप जितने ज़्यादा अपनों के से दूर हो गए उतने ही ज़्यादा इस बीमारी का शिकार हो गए। तो ये देखा गया है कि अर्ली 80s में ये बहुत कम था लोगों में, और अब ये बहुत ज़्यादा, जब से सोशल मीडिया आया है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ख़ुद पसंदी जो है, जैसे कि सोशल मीडिया से इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। ख़ुद पसंदी जो है, आप मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को सेल्फ़ी बनाने का बहुत शौक़ होता है, बहुत सारे लोगों को अपने आप को प्रमोट करने का बहुत शौक़ होता है, लाइक्स लेने का बहुत शौक़ होता है। वो चाहते हैं कि उनको बार बार देखा जाए, तो एक चीज़ को बार बार रील बनाएंगे, प्रमोट करेंगे। तो ये भी एक वजह होती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें 3-4 जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं नार्सिसिस्ट के। ये एक्चुअली जो साइकेट्री के जो शोबा है, जिसमें किताबों में पढ़ाया जाता है, तो एक कहानी को वो बार बार इस कहानी को दोहराते हैं कि यूनान में एक कोई बहुत ही खूबसूरत एक प्रिंस था जिसका जो नार्सिसिज्म का शिकार था, बल्कि उसका नाम ही नार्सिसिज्म था। और फिर उसको किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन ख़ुद पसंदी, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, ख़ुद पसंदी का शिकार होते हैं। उनको किसी न किसी वजह से पता चल जाए अगर कि वो बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, जो वो बात करते हैं उनकी बात का बड़ी वैल्यू है, तो ये उनके अंदर एक नेगेटिव थॉट लाना शुरू कर देता है। तो उस लड़के में ये था कि वो एक, क्योंकि उस ज़माने में आपको पता है कि पुरानी बात अगर है तो ज़ाहिर है आईना नहीं था, मिरर नहीं था, तो उन्होंने वो लड़का जो था झील के किनारे, ये कहानी है और ये कहानी बल्कि डॉक्टर्स को पढ़ाई भी जाती है, तो वो झील के किनारे एक जगह बैठ के अपना अक्स देख लेता है पानी में। तो जब वो अक्स देखता है तो देखता है कि वो बहुत ही हसीन खूबसूरत है। तो जब वो उसे अपने बारे में पता चलता है तो वो नार्सिसिज्म का शिकार हो जाता है, खुद पसंदी का शिकार हो जाता है। वो समझता है कि मैं तो बहुत ही हसीन खूबसूरत हूँ, और जब कोई लड़की या कोई आदमी उसके करीब आता था तो वो उसको धुतकार देता था, वो समझता था कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह किसी लड़की ने उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने का इजहार किया तो उन्होंने उसको भी धुतकार दिया। तो उन्होंने बद्दुआ दी कि तुम्हारा जो है, तुम इसी हालत में अपनी खुद पसंदी में ही मर जाओगे। तो ये हुआ कि वो एक दफ़ा दोबारा से पानी में अक्स देख रहा था तो पैर स्लिप हुआ और उसमें डूब के मर गया। और कहानी है, कहानी में फिर कहा जाता है कि फिर वो, क्योंकि वहाँ जहाँ वो डूबा था तो वहाँ वो फूल जो नरगिस का फूल है, वहाँ वो नरगिस का फूल जो है वो पैदा हुआ है। अब वो क्या खूब कहा है अल्लामा इकबाल ने भी, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा। सर ऐसे पैदा ना ही हो तो अच्छा है, मैं समझता हूँ। अगर यही है नार्सिसिस्ट, तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हो, मैं जो समझा हूँ, ये तकब्बुर के जुमरे में भी आ सकता है ना? जी जी, बिल्कुल, मैं वाली बात बिल्कुल मैं है ना। और ये भी हम आके फिर जाहिर है कि बहुत सारी ऐसी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने काफ़ी डिटेल की, और इसी बहाने आज एक नई चीज़ आ गई कि कहानियाँ भी हम सुनाने लगते हैं। अगर कभी कहीं कोई रिलेशन बनता है तो होना चाहिए, देखिए अगर सीरियस अगर प्रोग्राम होगा ना तो आप भी उकता जाएंगे क्या हो रहा है। इसलिए हम कभी कभी कोई ऐसी बात करते हैं कि थोड़ा सा आप भी चाय पीते पीते थोड़ा सा मुस्कुरा लें। ये और बात है, घर वाले कहेंगे क्या देख के क्या हो रहा है, क्या मुस्कुरा रहे हो, तो ये आपने मैनेज करना है, ठीक है ना। लेकिन प्लीज़ देखें, चीज़ों को नोट डाउन करें। ये मैं वाली चीज़ जो है ना, ये तो अल्लाह ही माफ़ करे। हमारा प्रोग्राम, हमने हमेशा कहा है कि ये मैं वाला प्रोग्राम नहीं है, ये हम वाला प्रोग्राम है। इसलिए कि हर एक को बीइंग अ स्पेशलिस्ट, इनकी जानकारी जो आप तक पहुंचाई जाती है वीनस चैनल के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू, इसका बड़ा बेनिफिट है। तो मतलब ये कि यहाँ ये है कि जो चीज़ आप तक पहुंचानी चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं इन डॉक्टर्स, इन स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर। डॉक्टर साहिबा, मैं मतलब खुद पसंदी और फिर तकब्बुर, ये तो खैर वैसे भी है, अल्लाह ताला माफ़ी करे,
जब अल्लाह ताला को तकब्बुर नहीं है तो हमारी औकात क्या है। लेकिन कुछ लोग वाकई भूल जाते हैं, चाहे वो किसी भी पेशे से हों। इवन समटाइम डॉक्टर साहब डॉक्टर्स भी बड़ा एक अजीब सा ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में कई मूवीज़ बनी, कई चीज़ें बनी है कि अब ना मोस्टली हम देखें एक एवरेज की बात करते हैं, डॉक्टर्स इवन बिकम कमर्शलाइज्ड। एम आई राइट सर? जी जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहबा, तो अब आप शुरू हो जाएं और क्या? नहीं, वो डॉक्टर साहब ने जो बताया, ये जो स्टोरी इन्होंने बताई है, ज़ाहिर है ये पढ़ाई जाती है। इस स्टोरी से भी हमें ये पता चलता है कि कॉज ये नहीं होता नार्सिसिस्ट का, ये मतलब वो भी इसका शिकार था, मतलब वो बीमारी का शिकार था बंदा जिसने जो है ये सब कुछ किया। लेकिन इसके जितने भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, एक्चुअली इनके कॉजेज़ जो हैं वो स्टिल अननोन होते हैं, मतलब प्रॉपरली इसको समझा नहीं गया। लेकिन फिर भी जो इसके कॉजेज़ हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जेनेटिक्स, यानी आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत काउंट करती है। सेकंड जो है इसकी वजह होती है आपके जो चाइल्डहुड में जितने भी, यानी बचपन में जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे बचपन में आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कोई करता रहा, या आपको इतना था कि अगर आप खूबसूरत है तो आपको बहुत ज़्यादा लोग चढ़ाते रहे, खुशामदीद दोस्त होते हैं, या जो भी वट एवर के, अगर आपकी बहनें ज़्यादा थीं तो भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उसको हर तरह से अच्छा समझा गया, या अगर कोई काला था बहन भाई एक गोरा हो गया। मतलब डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो इसका एक्सपीरियंस बचपन का, चाइल्डहुड का, वो भी इसका कॉज बनता है। उसके अलावा जो पेरेंटिंग है, यानी माँ बाप का जो रवैया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बचपन में बाज़ माँ बाप, जैसे मैंने कहा, कंपैरिजन कर रहे होते हैं बच्चों का, या ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डांट फटकार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसकी वजह से भी जो है मेंटली उसके कुछ ऐसे जेनेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। और ये जो लोग, जो आपने बात की, जितने भी जो नार्सिसिस्ट हैं या जो भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे नफ़रत करें। ये लोग काबिले रहम होते हैं। ये लोग काबिले रहम इसलिए होते हैं कि इनको हम खुला छोड़े हुए होते हैं, इनको ना हम डायग्नोज कर पाते हैं, ना ही हम इनका कोई इलाज करते हैं। जबकि अगर हम नार्सिसिस्ट की देखें या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की देखें तो इनके साथ जो कोमॉर्बिड्स हैं, जो इनके साथ साथ एंजाइटी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इवन के सुसाइडल अटैक्स, यानी सुसाइडल अटैम्प्ट्स करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग खुद भी सुकून में नहीं होते। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका डायग्नोसिस हो गया, आपको हम जो सिम्टम्स बता रहे हैं आप समझते हैं, इसमें से आपका कोई कुलीग, आपका रिश्तेदार, इवन आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके बच्चों में से कोई इसका शिकार है, तो आप उसको मैनेज कर सकें, यानी आप उसको छोड़ ना दें, उसको धुतकार ना दें या उसको छोड़ ना दें, आप कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह हेल्प आउट कर सकें। बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, देखें याद रखिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। मोस्टली है, तकरीबन हम घरों में भी ये चीज़ें कर रहे होते हैं बच्चों के साथ स्पेशली। देखें बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि बचपन की जो चीज़ें होती हैं ना वो हमेशा साथ देके चलते हैं आप, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बचपन में जो पेरेंट्स, माँ बाप कंपेयर करते रहते हैं बच्चों को, वो खुदा के वास्ते ना करें। अगर एक अच्छा कमा रहा है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, दूसरा डल है, ना करें ना करें। मतलब जब सब बैठे हो तो उस वक्त तो सबका लेवल एक ही होना चाहिए और एक ही रखें आप। ये बीमारियां यूं जन्म लेती हैं, ये जेनेटिक तो खैर क्या हुई, ये तो मतलब समझे कि हम खुद बीमारियां पैदा कर रहे हैं, ये कह के वो मेंटल टॉर्चर करते रहते हैं और फिर बच्चा एट द एंड ऑफ द डे बागी बन जाता है। डॉक्टर साहब बड़ा वैलिड पॉइंट है माशाल्लाह। एक तो अकेलेपन की हम हमेशा बात करते हैं कि ना छोड़ें अपने सीनियर्स इवन जूनियर्स को भी, मोबाइल बात बात पे जो दे दिया जाता है, ये भी एक अकेलापन होने वाली बात है ना। और दूसरा जो कंपैरिजन है सर बच्चों के दरमियान, एक बेटा है तो उसको पता नहीं ऐसा कर दिया, मतलब, और अगर एक बहन है, 3-4 भाई हैं, तो सर तो इसका असर आगे जाके कितना पड़ता होगा? देखिए दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डॉक्टर शबाना ने कहा कि इनका इलाज हो सकता है, आप इनका करें, लेकिन नार्सिसिस्ट का इलाज नहीं है। और इलाज यूँ नहीं है कि ये ठीक नहीं होते, ये अपने आप को बीमार कहते ही नहीं है, ना ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। लेकिन जो साइकेट्री का शोबा है जिसमें जिनकी ट्रीटमेंट का होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, वो ज़ाहिर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, साइकोपैथ वगैरह जो सारे आते हैं वो लोग इसमें शिकार हो सकते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट बिल्कुल डिफरेंट यूँ है कि वो खुद जैसे खुद इत्मादी, खुद सरी, या अपने आप को हीरो समझना, अपने आप को सुपर समझना, अफजल समझना सबसे, तो वो अपने आप को बीमार समझते नहीं और ना वो किसी को खातर में लाते हैं। तो इसका इलाज कैसे हो?
तो इसीलिए इलाज हो नहीं पा रहा। जी जी, इसीलिए होता ही नहीं है ना। देखिए लोग नहीं, इससे हो नहीं डरते पा हैं। रहा ना आजकल जो है। देखिए लोग डरते भी हैं। अच्छा, अगर फैमिली में ऐसा कोई शख्स हो तो ना सिर्फ वो अपने दबदबे से, अपने रोब से, अपने गुस्से से पूरी फैमिली को डरा के रखता है। अब इस वजह से जाहिर है कि लोग उनके करीब कैसे आएंगे। आपकी फैमिली में स्पाउस अगर कोई है तो आप कैसे करेंगे उसके साथ, उसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। लेकिन हालांकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी फैमिली में पता चल जाती हैं, आपके इर्द गिर्द लोगों को पता चल जाती हैं। एक तो ये है कि ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे प्रेशर रिलीज़ करते हैं। ये अपने आप को शो करते हैं कि हमारे बड़े रिलेशंस हैं, वो वट किसी भी शक्ल में बता सकते हैं। मीडिया में अगर है तो मीडिया की शक्ल में बता सकते हैं। अगर अब पुलिस से रिलेशंस है उनको तो वो पुलिस का रोब दे सकते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेशराइज करने की सलाहियत होती है। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब ये तो खैर यहाँ एक ब्रेक लेते हैं सर, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो बड़ा वैलिड पॉइंट है ये, तो बस जुड़े रहिएगा, चाय भी पीते रहें आप और हमें एनर्जी देते रहें और नोट डाउन भी करते रहें। छोटे से ब्रेक के बाद प्लीज़। वेलकम बैक। नार्सिसिस्ट के बारे में बात हो रही है। ये बीमारी, बात देखिए, बीमारी तो कोई भी ऐसी नहीं कि जो ला इलाज है। हर बीमारी का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। शर्त ये कि हम इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना, उनका फर्ज है कि वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो। अकेलापन बिल्कुल हमेशा से कहा गया है। बात बात पे बच्चों को मोबाइल दे के साइड लाइन कर देना, मतलब ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ जुड़े रहें, जुड़े रहने में बड़ा फायदा है। हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं, फिर हम शेयरिंग भी करते हैं अगर जुड़े हुए होते हैं तो। लेकिन चूंकि इस मोबाइल ने, देखिए माफ कीजिएगा, हम मोबाइल को तो बिला वजह इतना कोसते हैं। ये हम हैं। किसी ने कभी भी कहीं भी पकड़ के ये नहीं कहा या टीटी पे कि आप मोबाइल यूज करें। हाँ, जहां हमें मौका मिलता है शुरू हो जाते हैं, 1.5-2 घंटे के बाद कहते हैं कि सर यार इतना टाइम निकल गया। तो सर किसकी तरफ जाओ? उन्हीं की तरफ। नहीं चलो, अच्छा ठीक है, आ जाए, कोई मसला नहीं। जी, हम बात कर रहे थे नार्सिसिस्ट के ऊपर ना, हम के उसमें कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और तो आप लोगों को आप उसको जज कर सकें कि ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आती हैं उस इंसान के अंदर तो आपने उसको जज कर लेना है, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, कि इसको ये मेंटल डिसऑर्डर है। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि उसको ये प्रॉब्लम है। मैं तो यही कहूँगी कि आप ये समझिए कि वो एक बीमार आदमी है और आपने उसको उसी तरह से डील करना है। अच्छा, नार्सिसिस्ट की बात जैसे कहा खुद पसंदी, लेकिन उसके अंदर खास चीज़ें, सबसे पहले तो सेल्फ इम्पोर्टेंस। एक उसका जो असल क्राइटेरिया है वो सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेल्फ इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। अगर उसका कोई रिश्तेदार उससे मिलने आता है या मतलब कोई उसका दोस्त उससे मिलने आता है तो वो समझता है इन लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, या वो यही समझता है कि शायद मैं इतनी बड़ी चीज़ हूँ कि ये लोग मुझसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी जो है एक और ख़ास चीज़ होती है सेल्फ इंटाइटलमेंट। सेल्फ इंटाइटलमेंट का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को इंटाइटल किए हुए होते हैं, अपने ऊपर उनका एक टाइटल होता है कि भाई जैसे कि वो सुपरमैन है या सुपर हीरो है या बहुत बड़े ऑफिसर्स हैं, बहुत सुपर मदर हैं या सुपर फादर हैं, तो वो अपने आप को एक सुपर समझते हैं और बाकी सबको उसी की रोशनी में देख रहे होते हैं कि ये अच्छा बाप नहीं है, ये अच्छी माँ नहीं है, अगर औरत है तो ये अच्छा रिश्तेदार नहीं है, ये अच्छा कुलीग नहीं है। मतलब उन्होंने अपने ऊपर एक टाइटल फिक्स किया हुआ होता है और उसी के बेसिस पे वो सबको जज कर रहे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट। और दूसरा ये है कि एक होता है वो फैंटेसी में रहते हैं, उनको ये होता है कि एक ख्यालों में कि उनकी कामयाबी, ख्यालों में वो कामयाब होते हैं, यानी वो कोई काम नहीं कर रहे होते उस कामयाबी को हासिल करने के लिए। अब वो ये सोचते हैं, अब जैसे एक स्टूडेंट है वो ये सोचता है कि मैंने जो है, इस बच्चे ने फर्स्ट नहीं आना था, मैंने ही फर्स्ट आना है। वो ये सोच रहे हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में वो सुपरस्टार बन गए, लेकिन उसके लिए वो एक ख्यालों की दुनिया में रहते हैं और सोचते हैं कि वो एक बहुत बड़े, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो बाकी सबको कमतर समझते हैं और ख्यालों में ही वो बहुत बड़े क्रिकेटर या बहुत बड़े ऐसे जो है गो हाई अचीवर्स होते हैं, जबकि वो उसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे होते।
तो ये जो है ये एक ख़ास चीज़ें हैं जो इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और अच्छा उसके अलावा ये है कि वो अपने आप को सबसे, बाकी ये सब उसी से मिलती जुलती है, स्पेशल और यूनिक समझते हैं। स्पेशल और यूनिक इस तरह समझते हैं, वो समझते हैं कि भाई उनकी बात आम आदमी समझ नहीं सकता, वो इतने अक्लमंद हैं, इतने सुपीरियर हैं कि उनकी बात कोई और नहीं समझ सकता। यानी अगर वो किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, कहेंगे आप नहीं समझ सकते, वो नहीं, मेरी बात सिर्फ बिल गेट ही समझ सकता है या आइंस्टाइन ही समझ सकता है क्योंकि वो मेरे लेवल का है। यानी उनके ऊपर ये टाइटल उन्होंने चढ़ाया हुआ होता है कि मैं इस लेवल का जीनियस हूँ। अनबिलीवेबल। देखिए डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहब, हम बीमारियों को जब उस पर बात करते हैं तो वाकई कितनी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जी। इसमें और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और अच्छा उनके अंदर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि वो उनके अंदर एम्पैथी कहते हैं ना, दूसरों के लिए जो है हमदर्दी। यानी अगर मैं कोई काम करती हूँ तो मैं ये सोचूंगी कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा हो, मैं किसी का दिल दुखा रहा हूँ तो उसको कितना दुख, उनको दूसरों की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। बस वो जब अपनी बात कर रहे होते हैं या अपनी तारीफ़ कर रहे होते हैं या अपनी इन्फोर्समेंट कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो ये नहीं सोचते कि इससे दूसरे को क्या तकलीफ़ पहुँचेगी। ये जो एम्पैथी है ये इनके अंदर नहीं होती। सिंपैथी नहीं होती बल्कि एम्पैथी होती। ठीक कहा है डॉक्टर शबाना ने। हाँ तो ये जो है देखें, असर मैं भी आ जाऊँगा आप। अरे सर प्लीज। देखिए 4 किस्में, जैसे डॉक्टर शबाना ने 4-5 किस्में गिनवाई हैं, लेकिन ये लोग बीमार तो होते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट जो है जिसको हम लेके चल रहे हैं वो लोग बीमार होते हैं। वो बीमार खुद तो होते ही हैं, लेकिन वो बीमार जाहिर नहीं करते, ना वो अपने आप को बीमार समझते हैं, लेकिन उसकी वजह से दूसरा बीमार हो सकता है। ये ज़हन में रखने वाली बात है। ग्रेन्यूल इसकी एक किस्म है, और इसकी मैलिग्नेंट जैसे कैंसर जिसको कहते हैं इसकी किस्म है, कोविड है, और जैसे हम लोग कम्युनिटी, ये टॉक्सिक लोग हैं, ये कम्युनिटी एक्यूमुलेशन, ये इसमें भी एक चौथी किस्म जो है। पहली किस्म तो ये है कि ये आपको किसी न किसी वजह से, जैसे हमने कहा कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, लेकिन सुपीरियर समझना आपको नुकसान तो नहीं दे रहा ना, लेकिन अगर आपको नुकसान दे तो ये नार्सिसिस्ट है। कैसे? फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई फैमिली का ऐसा फ़र्द जो आपसे अपनी ही सारा की चीज़ें किए जा रहा है, आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं और वो आ गए और उन्होंने तमाम महफिल को आप हाईजैक कर लिया, ठीक है, अपने बैठ गए। अब उस महफिल में आपको ये डर लगता है कि कहीं ये आदमी हमारी बुराई ना कर दे, कहीं हमारे किसी रिश्ते को ख़राब ना कर दे, क्योंकि उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि अपने आप को सुपीरियर करने के लिए कि मैंने इस फैमिली की बहुत मदद करता हूँ, ये तो इस तरह घटिया थे, इनके अंदर तो सलाहियत ही नहीं थी, इनकी बच्ची में तो ये करैक्टरिस्टिक ही नहीं थे, ये फलां सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई थी, मैंने इसको पास करवाया। तो ये देखें ना, यहाँ ये वो जो लोग हैं ये मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होते हैं। ये आपको देखें, हाँ, बीमार होना अलग चीज़ है, उसको तो आपको तरस आएगा, आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, एक साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, लेकिन नार्सिसिस्ट आपको नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि वो खुदकुशी नहीं करते, आपको मार सकते हैं। आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि ऐसे भी केसेस हुए। पिंडी वाला वाक़या आपको याद होगा, वो नार्सिसिस्ट था, क्योंकि उसने समझा कि मैं सुपर हूँ और ये जो मेरे सामने है ये कितना भी हसीन है, ये मेरे किसी काबिल नहीं है, और ये अपने आप को गिल्टी भी महसूस नहीं करते। डॉक्टर साहब, जो एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं इस तरह के लोग, एहसास कमतरी तो देखिए बिल्कुल सही है ना, एहसास कमतरी में मतलब उसमें भी ये समझ रहे होते हैं कि हम ही हमें भी एहसास कमतरी है। और दूसरी बात ये है कि ये ब्लेम अपने आप को नहीं करते, एग्जैक्टली ब्लेम ये दूसरों को करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई ऐसी चीज़ जो इन्होंने करनी हो, आपने जैसे कोई अगर इन्होंने कोई खिलाड़ी बनना हो तो ये समझते हैं कि मैं तो सुपर था, मुझे पाकिस्तान टीम में इतनी सलाहियत नहीं है कि मुझे ले लेती, अल्लाह अकबर, तो मतलब मैं तो बहुत सुपर था। अगर ये चीज़ ना, अच्छा फिर ये अपने अंदर एक और भी चीज़ इनके अंदर डेवलप हो जाती है कि अपनी कमज़ोरियों को भी ये किसी वजह से अपनी उनसे कामयाबियों से जोड़ देते हैं। मैंने ये जो गलती मुझसे हुई है ये इस वजह से हुई है कि मैंने ये करना था, देखे माशाल्लाह मैंने ये कर, उसने नहीं करने दिया, हाँ उसने नहीं करने दिया, तो दूसरों पे डालेंगे। दूसरी बात यह है कि ये नुकसानदेह हो सकते हैं, आपकी फैमिली के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं,
और कहीं भी आपको अल्लाह ना करे ज़लील ख्वार कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों के साथ अक्सर फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि जब कोई रिश्तेदार आते हैं तो लोग इनसे अवॉइड करते हैं, इनको अपनी फैमिली में नहीं बुलाते, लेकिन अगर बुला लेते हैं तो इनके करीब बैठना शुरू कर देते हैं ताकि इनकी मौजूदगी, आपकी मौजूदगी में ये किसी से कोई ऐसी बात ना कर दें कि नुकसानदेह हो। तो ये रिश्तों को तोड़ते ही नहीं बल्कि क्या करना चाहिए, ख़राब कर देते हैं। हाँ, देखिए ये चीज़ें किस तरह से बिगड़ती हैं, अनबिलीवेबल। यानी लोग उनकी मौजूदगी से खाइफ होते हैं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी देखिए हमें ही संभालनी ये चीज़ें ना, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उन्हें ही ये चीज़ें संभालनी पड़ती हैं और संभालना चाहिए भी, क्योंकि हमारा हिस्सा ही है वो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो इस तरह की बीमारी से मुंसलिक है तो अब नेचुरली उसको साथ लेके चलना है। अब आपने एहतियात करनी है, अपना भी ख्याल रखना है, उसका भी रखना है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है ये। जी बिल्कुल। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जितना अर्ली डायग्नोस हो जाए। अब हम लोग जो अवेयरनेस दे रहे हैं इसका मकसद यही है कि आप सब लोगों को मोटिवेशन देना, अवेयरनेस देना कि अगर ऐसा कुछ है तो आप उसमें, अब अक्सर ये होता है कि अक्सर आपने देखा है लोगों में सेपरेशन हो जाती है हस्बैंड वाइफ में। क्यों? अगर उसका हस्बैंड इस तरह का है, उसकी वाइफ इस तरह, तो इंसान सोचता है ये शख्स मुझे बहुत तंग कर रहा है। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि ये तो बीमारी का शिकार है, इसके लिए मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूं, साइकेट्रिक जो है वो कोई प्रॉब्लम है तो उससे करूं, साइकोलॉजिस्ट से करूं, तो उसकी वजह ये होती है, देखिए अर्ली डायग्नोसिस होता है, अर्ली डायग्नोसिस की ट्रीटमेंट भी हो जाती है। इसमें साइकोथेरेपी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, 1-on-1 जो है वो जो है काउंसलिंग की जाती है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे अक्सर हमने मेंटल डिसऑर्डर में आपको कई प्रोग्राम से बताया है, इनके स्टेजेस होते हैं। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके ट्रीटमेंट के स्टेजेस होते हैं। अगर आपने सेल्फ डायग्नोज कर लिया, आपने अपने आप को भी डायग्नोज कर लिया अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम के, आपने देखा आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप सेंसिटिव हैं, आपको ये लग रहा है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, आप खुद से सोचें कि मैं इस तरह की हरकतें अगर करता हूँ। अब आप अपना एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करें सबसे पहले। हमारे प्रोग्राम्स का मकसद यही होता है कि हम में से हर आदमी जो है वो पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि कहीं हम में तो ये चीज़ें नहीं हैं, हम तो इस तरह अपनी फैमिली को तकलीफ नहीं दे रहे, हमारी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहे, हम दूसरों को तो सुन रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भी ये सब कुछ हो सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट। ये करने के बाद आपने अपने लेवल पे अपना ट्रीटमेंट करना है। नंबर 1 स्टेज तो इसके ट्रीटमेंट का यही होता है, सेल्फ असेसमेंट की, आपने कोशिश की, आपने इन चीज़ों से बचना है, ठीक है, अवॉइड करना है। देखिए जब आपकी कहते हैं ना देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आपने सोचा और फिर वो रास्ता आपको मिल गया। दूसरा होता है कि जब आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी फैमिली अगर फ़र्ज़ करें आपके बच्चे में है तो सारी फैमिली ने मिलकर जो है वो उसको असिस्ट करना है। तो उसमें काउंसलिंग आ गई, वो बिहेवियर, वो माहौल चेंज करना, उसकी काउंसलिंग, ये हो गया सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज होता है जब आप हॉस्पिटल और डॉक्टर को इन्वॉल्व करते हैं विद फैमिली। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका मरीज किस स्टेज में आ गया। अगर आप सेल्फ एनालिसिस पे हैं तो ठीक है, सेकंड फिर अगर इस स्टेज पे हैं कि आपको खुद नहीं पता चल रहा, आपके फैमिली मेंबर्स को पता चल रहा है तो वो आपका ट्रीटमेंट कराते हैं, और थर्ड जो है वो आपको हॉस्पिटलाइज करा दिया जाता है या हॉस्पिटल में आपको किया। तो ये इसके इलाज के जो है वो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सेल्फ डायग्नोसिस से करें और उसके साथ साथ हम एनालिसिस करें अपने इर्द गिर्द के लोगों का। अच्छा, इससे ये भी साबित होता है कि मतलब ये जो मेंटल डिसऑर्डर, इस बीमारी को ये भी कहा जाता है ना, तो यहाँ तो हमारे यहाँ काफ़ी हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, मतलब जहाँ लोगों को ले जाया जाता है, वहाँ कुछ दिनों के लिए रखा जाता है और वहाँ उनकी बाकायदा एक तरह से ट्रीटमेंट होता है उनका। बिल्कुल होता है, आई मीन मेडिकली भी और आई मीन फिजिकली भी होता है ट्रीटमेंट। तो इस तरह के, अच्छा दूसरा, इस तरह के जो इदारे काम कर रहे हैं वहाँ अगर हम अपने बंदों को वहाँ छोड़ते हैं किसी वजह से, तो ऐसी सूरत में मतलब आप क्या समझती हैं वहाँ इनको मिल जाता है ट्रीटमेंट जो होना चाहिए? ये मैं सवाल उनसे कर लेता हूँ अगर आप उनसे कर या प्लीज़। डॉक्टर साहब क्या बात है, मुस्कुराहट की आपकी सर, इतना ना मुस्कुराए। मुश्किल सवाल है ये ये मुश्किल सवाल है। नहीं, मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं है, रियली, ये छोड़ ही दें। डॉक्टर साहब अब आप देखें ना कि इस तरह की अगर चीज़ें हो जाएं, ठीक है ना, तो मतलब अच्छा हमेशा हम प्रोग्राम में ये कहते हैं कि अपनों के साथ जुड़ जाए। देखिए हर बीमारी को अपनों के साथ जोड़कर ही
शिकस्त दी जा सकती है। वरना माफ़ कीजिएगा, अगर हम बंदे को ही छोड़ दें बीमारी के साथ तो फिर तो मुनासिब नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब कुछ डालें रोशनी से, क्या कहते हैं आप? देखिए जी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं वो बहुत सारे हैं। कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है कि लेकिन किसी का नहीं हो सकता। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा फ़र्द है, जैसा कि हमने कहा वो नार्सिसिस्ट है, नर्गिसियस का शिकार है, तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, वो इलाज नहीं हो सकता। नरगिस कौन सी वाली, मतलब आई मीन आप एक तो वो नरगिस तो नहीं है, उसकी तो बात नहीं कर रहे। वो नरगिस बड़ी अच्छी अदा कर रही थी वो। नहीं ठीक है, मतलब अभी भी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला हयाती दे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं और खुश भी हैं। उनको देखते हैं जो मुस्कुरा जाते हैं लोगों के चेहरों पे, आपके भी आ गए। तो आपने देखे, वो इलाज हो सकता है उनका जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन नर्गिसियस जिसको हम लोग नार्सिसिस्ट कहते हैं, इनका इलाज यूँ नहीं है कि देखें, ये शुरू में बच्चे जो हैं ये खुदसरी का शिकार होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, और ये बदतमीज़ी जो है माँ बाप को शुरू से नोट कर लेनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये बदतमीज़ी जो हम कहते हैं ना कि मेंटल डिसऑर्डर और आपकी काउंसलिंग और बच्चों की खुद एतमादी अलग चीज़ है, लेकिन बदतमीज़ी अलग चीज़ है। लेकिन बच्चों में अगर बदतमीज़ी डेवलप हो रही है और सिर्फ इस बेसिस पे हो रही है कि वो बच्चों के साथ कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे खूबसूरत हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा आला हूँ, तो वहाँ आप समझ आइए कि इस बच्चे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने काउंसलिंग करनी, माँ बाप का सबसे पहले हक ये है। आपने बात की कि बच्चों को क्या इनको छोड़ देना चाहिए। ज़ाहिर है जब छोटे होते हैं तो उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए काउंसलर्स होते हैं। आपने देखा स्कूल्स में भी काउंसलर्स होते हैं, तो काउंसलिंग चाहिए होता है। साइकोलॉजी में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इनको ट्रीट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी बढ़ती चली जाए, अगर आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दें, तो ये फिर नशे की तरफ चले जाते हैं। ये बच्चे या बड़ जवान जो है नशा आवर चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अलग करना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि अब मेरी इंपॉर्टेंस नहीं रही, तो वो नशा। अब ये जितने भी इस वक्त क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग, अरमगान का केस आपके सामने है, तो ये भी नार्सिसिस्ट बहुत। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें सर, आपको पता है। जी बिल्कुल, वो भी हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का। तो बस हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर जुड़ जाते हैं आपके साथ। आप भी एक आधी सिप ले लें चाय की और आते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नार्सिसिस्ट बीमारी के ऊपर बात हो रही है और क्या बात है। देखें, अगर हम थोड़ी एहतियात करें तो कोई बीमारी, वाकई बीमारी रह ही नहीं सकती। अकेलापन अपने बुजुर्गों से, बच्चों से, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये वाकई अक्सर हम नोट करते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सरफरे होते हैं और पेरेंट्स मतलब उस पर तवज्जो नहीं देते। वो समझते हैं अब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, हर वक्त मोबाइल देना ये हल नहीं है ताकि आप रिलैक्स रहें। एक्चुअली उनके साथ बैठ के भी आप रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली होता है कि मर्द हजरात जो बाहर, इवन माशाल्लाह जो हाउस वाइफ नहीं है और वर्किंग लेडीज हैं, वो भी जब बाहर से काम करके आते हैं और जब बच्चों को देखते हैं तो ऑटो एनर्जी आ जाती है, बिल्कुल 200% फ्रेश हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ जुड़े रहें, बुजुर्गों के साथ जुड़े रहें और बीमारियों से खुद भी बचें और उनको भी बचाएं। इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। अर्ली डायग्नोस, सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहिबा जी देखिए, टॉपिक्स माशाल्लाह आप दोनों ही देते हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत इज्जत है, मिला के रखे और बरकत अता फरमाए। मतलब ये बीमारी आज मेरे ख्याल से पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, चौथा साल है हमारा माशाल्लाह। जी। और ये बड़ी ही मतलब लेंदा, इसमें बहुत कुछ है मवाद जो बहुत ज़्यादा
तो हम कोशिश करेंगे इसको मजीद अगला भी इससे आगे कभी हो तो इसको हम थोड़ा सा और रिफ्रेश अगले नेक्स्ट में ही थोड़ा सा, क्योंकि वो फिर एक चल रही होती चेन, तो ताकि सुनने में अगले में, अच्छा आपने सुन लिया, अगले में भी इंशाअल्लाह ताला हम इसी से बात करेंगे, इसी पे बात करेंगे प्लीज जी। जी। इसमें बस अभी यही मेंटल देखें, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं इसकी बात कर लें, और भी बहुत सारे मेंटल है, ADHD है, बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हैं, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें सबका कॉज अगर आप देखें, सबका कॉज क्या है कि पेरेंट्स का बिहेवियर या फिर आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस या आपके इर्द गिर्द का माहौल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट 50 to 60% जो कॉज है वो यही होता है। इसका क्या मतलब हुआ, बीइंग अ पेरेंट अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप इसके अहल नहीं हैं कि आप बच्चों को तरबियत दे सकें या टाइम दे सकें, तो मेरा ख्याल है फिर आपको बच्चों की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका बच्चा किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है तो ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, बल्कि उसके साथ साथ उसने पूरी एक लाइफ, पूरी फैमिली, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोग, अगर माशरे में कुछ लोग उसके हाथ आ गए और वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कौन सी आपने बताया मैलिग्नेंट जो नार्सिसिस्ट हो जाता है, तो आप ये देखें वो कितने लोगों को अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में गया कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखें वो यही है कि अगर आपका बच्चा किसी बचपन से ये बीमारी शुरू होती है और सिर्फ माँ बाप के बिहेवियर से और रिश्ते, तो कोशिश करें आप बचपन में इसको डायग्नोज करें। और एक चीज़ ये है कि नार्सिसिस्ट में ये नहीं होता कि वो खुद पसंदी, अब ये तो बाद में आती है, लेकिन बेसिकली नार्सिसिस्ट को अगर देखा जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेता है, एक इमेज बना लेता है किसी ऐसी पर्सनैलिटी का, मतलब जिसको वो पसंद करता है, और उस पर्सनैलिटी पे वो टूट के मरता है। यानी टूट के अगर उसने एक बहुत सुपरस्टार को अपना वो बना लिया, एक आइडियल जिसे कहें आइडियल बना लिया, तो वो अपने आप को बस वही समझता है कि मैं वही आइडियल हूँ, और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसकी परस्तिश में गुजार देता है ना, कि वो कैसे बिहेव करता है, अगर मैं ये हूँ तो मतलब अपने ऊपर वो एक कैरेक्टर बना लेता है। तो कोशिश ये करें कि आपका बच्चा इस कैरेक्टर में ना आए। अच्छा, यहाँ एक और बात भी मेरे दिमाग में आ रही है, सवाल एक उठ रहा है कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अच्छा ये भी हो सकता है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, गाइड कीजिएगा ज़रा, कि हमारे सीनियर्स अक्सर थोड़े से ज़िद्दी हो जाते हैं इस स्टेज पे आके, तो क्या ये भी इसी बीमारी का एक हिस्सा है या शायद एज फैक्टर है या अकेलापन है, क्या कहते हैं? नहीं, वो अलग चीज़ है। वो बीमारी अकेलापन भी हो सकती है और एज फैक्टर भी है, वो अलग चीज़ है। अच्छा। क्योंकि उनको ज़ाहिर है कि टाइम नहीं मिलता, और किसी चीज़ का ज़ाहिर है कि अगर वो बार बार किसी चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब अक्सर देखा होगा आपने भी, माशाल्लाह नेचुरली घरों में बुजुर्ग हमारे होते हैं, तो वो वही बात है, आई मीन आपने उनको छोड़ा हुआ है ना, तो उनको अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अब वो आपसे उनसे बात करते हैं ना, तो वो फिर अपनी बात मनवाते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना, तो मतलब जी। देखिए, नार्सिसिस्ट की जब हम बात करते हैं तो नार्सिसिस्ट का मतलब होता है नासूर। ये मुआशरे के लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए नासूर हो सकता है। लेकिन ये एक बात तय है, वो लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आपको मुलव्विस हैं, वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, इसलिए कि वो किसी का एहसास नहीं करते। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, क्वालिटी नहीं कहना चाहिए बल्कि सबसे बड़ी खामी कहना चाहिए, खामी होती है, या ये उसका पॉइंट है, पहचान है, कि वो किसी को खातर में नहीं लाते। वो किसी के, मिसाल के तौर पे अगर आपसे एक चिड़िया का बच्चा, आप बिल्ली का बच्चा भी आपकी गाड़ी के नीचे आ जाए तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। लेकिन नार्सिसिस्ट अगर किसी को मर्डर कर देगा, कत्ल कर देगा, तो उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। तो नार्सिसिस्ट किसी को खातर में नहीं लाता। तो इससे लोग बचपन से ही ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो जब ये ऐसे क्रिमिनल्स के साथ मिलते हैं तो फिर उनके साथ उसकी जमात में शामिल हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप इनको समझाने की कोशिश करें तो ये हाइपर हो जाते हैं, तो खुदा न खास्ता इतने हाइपर हो सकते हैं, अगर आपने उनको समझाया ही नहीं, या आपने रोका, या खड़े हो गए सामने, तो ये अल्लाह ना करे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके फैमिली में कोई है, आपके स्पाउस में कोई है, तो आपको पता चल जाता है, शुरू से ही पता चल जाता है। बच्चों, आप देखिए, मैंने एक बहुत पॉइंट रेज किया कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा फ़र्द है जिसको आप अवॉइड करते हैं, महफ़िलों में बुलाना, दावतों में बुलाना, या अगर वो इत्तेफाक से आ जाए, मजबूरी आपको बुलाना ही पड़ा, तो आप उनके इर्द गिर्द रहते हैं, करीब में बैठने की कोशिश करते हैं, अपने किसी प्यारे को उसके साथ जोड़ देते हैं ताकि कोई गलत बात ऐसी बात ना कर जाए। लेकिन वो उसकी मौजूदगी में भी घुमा फिरा के भी वो बात ज़रूर कर देगा।
तो इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ा सा आप उसके, क्योंकि आप रिश्ते हैं, तो जाहिर है कि एक बॉस अगर ऐसा है तो आप जॉब नहीं छोड़ सकते, अगर आप छोड़ सकते तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड है, बेगम है, तो आप इन रिश्तों को नहीं छोड़ सकते, जाहिर है आपने उनके साथ गुजारा करना है, लेकिन फिर उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना होता है जिसकी वजह से वो हाइपर हो, या जिस वजह से वो खुदा न खासा फैमिली को या उस रिश्ते को नुकसान पहुँचा सके। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। देखिए मकसद जो है ना हमारे प्रोग्राम का, वीनस चैनल का, वाकई रियली यही है कि बेहतरी हो। मतलब इसमें हम सब ने मिलकर अपना अपना किरदार अदा करना है, वरना तो देखिए कुछ नहीं होता है। मतलब अगर आप फील भी कर रहे हैं, मैंने ऐसा देख भी रहे हैं अपने सामने वाले को, तो उसको फिर ऐसा मौका ही ना दें, ऐसी कोई बात ही ना करेंगे वो फिर से पागल हो जाए या आप इससे बाहर हो जाए। बीमारी कोई भी लाइलाज नहीं है। तो ठीक है, अब आखिरी अगर वैसे तो कोई बात आपके दिल दिमाग जहन में, ठीक है इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे तो जी, जी, इसको जी। बस एक आखिरी बात ये कहूँगी, प्रोग्राम्स का या इन सारी बातों का मकसद सिर्फ दो लोगों को आप इस वक्त जो कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, बड़े हैं, उनको नहीं सही कर सकते। एटलीस्ट बच्चे जो आपके हैं, अगर आपके बच्चे में ये चीज़ डेवलप हो रही है, आपको खुद से पता चल जाएगा दूसरे बहन भाइयों से अपने आप को सुपीरियर कर रहा है, उनको आपने रोकना है और उन कोशिश ये करनी है कि आप उन लोगों के अपने बच्चों की डेवलपमेंटल स्टेज में ही उनको स्टॉप कर दें, क्योंकि कोई भी बीमारी नाकाबिल इलाज नहीं है अगर इनिशियल स्टेज में उसे पकड़ लिया जाए। वेरी गुड। देखिए ये बातें जो हुई है ना, ये होती है हमेशा प्रोग्राम में हमारे, माशाल्लाह यही होता है कि ये आपको जानकारी दी जाती है और फिर आपको एहतियात करनी है। जैसे भी आपके यहाँ सहूलतें हैं, जो भी हैं, मतलब आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जो आप फील करते हैं कि इसमें ये बीमारी आ रही है या डेवलप हो रही है, तो फिर आपने ख्याल रखना है और इंशाअल्लाह ताला फिर से वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब ब्रीफली कोई अगर छोटा सा, मैं नहीं चाह रहा बात यह है कि आप देखिए इलाज हो सकता है, मुमकिन उस तरह सूरत में हो सकता है जब आपको नार्सिसिस्ट में दो तरह की चीज़ हो सकती है। एक होते हैं वो जिनको बिल्कुल एहसास नहीं होता, एक वो लोग जो अकेले में बैठ के एहसास करते हैं कि शायद मुझसे गलती होगी, वो चेंज हो सकते हैं, उनका इलाज हो सकता है। लेकिन इसके लिए जुड़ना पड़ेगा आपको इस्लाम के साथ, आपको जुड़ना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो इस्लाम के करीब हैं। तो जब आप उनके करीब जुड़ेंगे, अल्लाह से जुड़ेंगे, तो यकीनन अल्लाह सुपीरियर है और वो तमाम कायनात का परवरदिगार है। जब आप उन चीज़ों को जो के साथ जुड़ेंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है, अस्वा हुस्ना है, तो यकीनन आप ऐसी तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। हमेशा की तरह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रोग्राम भी इंशाल्लाह इसी से थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो ना अभी इन्होंने कहनी थी, मैंने माजरत चाह रहा हूँ, वक्त की कमी की वजह से बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर जाते हैं। तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम तो इतनी ज़बरदस्त जिंदा दिल कौम है कि क्या बताएं। बस हमने हम बन जाना है, मैं निकाल दें आप, ख़त्म हो जाएगी कहानी। ये मैं की वजह से जो है ना जो हाल हुआ है हमारा, पता नहीं कब ये मैं ख़त्म हो गया नो। मतलब कौन अब तो जो बातें इनकी सुनी है तो मुझे लगता है कि हम सब नार्सिसिस्ट ही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला इसी को थोड़ा सा लेके चलेंगे और हमेशा की तरह आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप भी टाइम दिया करें, फीडबैक दिया करें और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।